ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने सारे केसेस पढ़ लिए थे और एम्पियर्स लॉ स्टार्ट कर दिया था। आज हमें जो डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है एम्पियर्स लॉ को यूज करना। मतलब आज बेसिकली हमें डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पियर्स लॉ। ओके, सो बेसिकली हमें एम्पियर्स लॉ को यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी यूजिंग गॉस लॉ। सो बिल्कुल वैसा ही है, गॉस लॉ यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, यहाँ पे हमें एम्पियर्स लॉ यूज करके हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं फिर से एक इम्पॉर्टेंट लाइन जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताई है कि जो हमें डीएल लेना है, डीएल वेक्टर, वो बहुत ही केयरफुली चूज करना है बिकॉज बी डॉट डीएल होता है, मतलब वहाँ पे कॉस थीटा आने वाला है। सो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लूप चूज करना है वो हमेशा कैसा चूज करना है, कोई बताए विच टाइप आई शुड चूज द लूप? along the current perpendicular. Perpendicular. या वेरी गुड, वेरी गुड। सो ऑलवेज चूज the closed loop in direction of B or perpendicular to it. ओके, सो पहला पॉइंट तो हमें ये याद रखना है, ठीक है। एंड दूसरी चीज एक और याद रखना है कि आप एक डायरेक्शन एज्यूम कर रहे हो, जैसे हमने क्लोज लूप की डायरेक्शन एज्यूम की है। तो सपोज ये एक लूप है, ठीक, ये एक रैंडम सा लूप मैंने चूज किया। तो अगर आपने इस लूप को बोला है कि लेट्स से ये लूप हमारा क्लॉकवाइज है, तो कहीं पे भी हो जाए लूप की डायरेक्शन बदल नहीं देना कि थोड़ी देर तक क्लॉकवाइज था, अब यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कर लिया। ऐसा नहीं करना है। थ्रू आउट द लूप डायरेक्शन एक बार फिक्स हो गई तो बदलना नहीं है। ओके, तो वंस द डायरेक्शन ऑफ लूप इज फिक्स्ड, it will not change for any segment of the loop. ओके, तो ये दो चीज़ें हमें माइंड में रखनी है और उसके अकॉर्डिंग अपन स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना सारे पॉइंट्स। सो पॉइंट वाइज कर लेते हैं। पहला पॉइंट अगर हम देखें, फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ही फेमस है, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है यूजिंग एम्पियर्स लॉ। तो मैं सेटअप बता देता हूँ। हमें ऑलरेडी पता है कि अगर ये इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, और लेट्स से इसमें करंट अपवर्ड जा रही है, आई करंट, और हमें फाइंड करना है इस इनफाइनाइट वायर से यहाँ पर आर डिस्टेंस पे, इनफाइनाइट वायर से हमें आर डिस्टेंस पे फाइंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। ये हमारा टास्क है कि एक इनफाइनाइट वायर है, उससे आर डिस्टेंस पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अच्छा, तो ऑलरेडी वैसे हम सॉल्व कर चुके हैं तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो हम फॉर्मूला पूछ लेते हैं यार। अनीश बताओ इनफाइनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। अनीश आंसर करें। ओके, आर्या माने। सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। वेरी गुड यार, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर।
यार तुम लोग को पूछो भी तब भी नहीं आंसर करते यार, ऐसे नहीं चलेगा यार। ऐसे करोगे तो फिर कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। सो देखिए यार, इनफाइनाइट वायर का अगर हम देखें तो सॉल्विंग कैसे करना है। देखो पहले तो थ्योरी लिखना है, बोर्ड्स में बेसिकली है ये। तो बोर्ड्स में क्या करना होता है यार, पहले थ्योरी लिखना है। लेट्स से देयर इज अ इनफाइनाइट वायर, देयर इज अ upward current in that wire, we choose a point at r distance, let's say that is the point, okay। इस तरीके से पूरा हमें लिखना है। अब पॉइंट क्या है, लेट्स एज्यूम अ लूप। तो हमें पॉइंट आर डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना है। सो आर डिस्टेंस पे हम एक लूप एज्यूम करेंगे। सो दिस इज आवर एज्यूम्ड लूप, ओके। सो बेसिकली आर डिस्टेंस पे वी हैव एज्यूम्ड अ लूप। अब क्या करना है, अब हमें सॉल्विंग करना है। ये जो भी लूप हमने चूज किया है इस पे हम सॉल्व करते हैं। चले, तो सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले डायरेक्शन डिफाइन करनी है। जैसे मैंने बताया, एक डायरेक्शन चूज करनी है और वो चेंज नहीं करनी। तो देखो डायरेक्शन कैसे चूज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या परपेंडिकुलर। तो जो लूप चूज किया है हमने वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही यूज किया है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी इसमें, सर्कुलर। बताया मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, सर्कुलर। करंट अपवर्ड। एंटी एंटी क्लॉक। क्लॉकवाइज। वेरी गुड। सो देखो बोर्ड्स में ऐसे नहीं लिखते हैं, बोर्ड्स में प्रॉपर लैंग्वेज वाइज लिखेंगे कि इन द इनफाइनाइट वायर करंट इज अपवर्ड। मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बोर्ड्स में बिल्कुल भी ऐसे नहीं लिखे कि शॉर्ट में लिख दो। आई अगर अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, प्रॉपर लिखना। मैं सिर्फ यही लिख रहा हूँ, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमने एज्यूम्ड लूप जो है, एज्यूम्ड लूप की जो डायरेक्शन है वो भी हमने कैसे एज्यूम कर ली, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो लूप की डायरेक्शन भी क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। किसी को कोई डाउट इसमें, लूप की डायरेक्शन? ओके। तो ये 2 स्टेप कंप्लीट हो गया, लूप की डायरेक्शन एज्यूम कर ली। अब कहीं पे भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो अब हम एम्पियर्स लॉ यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, तो लेट्स से ओके। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो पहले क्या करना होता है, डॉट प्रोडक्ट ब्रेक करें। अब देखें हमने एज्यूम क्या किया है, सेम डायरेक्शन में। तो थीटा हर बार कितना आएगा, 0 आएगा। सो हमने इस तरीके से एज्यूम ही किया है कि थीटा ऑलवेज 0 है। ओके, सो थीटा 0 है मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इस पूरे लूप में हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, डीएल वेक्टर, डीएल सॉरी वैल्यू सिर्फ, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई। अच्छा, डीएल मतलब क्या होता है, लेंथ का इंटीग्रल। ठीक, लेंथ का इंटीग्रल मतलब पूरी लेंथ यूज करेंगे। ठीक, सो पूरी लेंथ यूज करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस लेंथ का इंटीग्रल, पूरी लेंथ कितनी है, 2 पाई आर आर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो यार ये बिकॉज बोर्ड्स में लिखना है इसलिए मैंने इतना डिटेल में समझाया। एग्जाम में जब हमसे कोई भी रैंडम चीज पूछता है कि यार इसके यहाँ पर बताओ, तुरंत एक लूप रखा, बी इंटू लूप कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट इंटू देखना है करंट इन कितनी है, बस डायरेक्ट आंसर आ जाता है बी का। समझ आया?
ये तो बोर्ड्स के लिए हमने इतनी सारी डिटेल एक एक स्टेप लिखा हुआ है। ओके, इसके बाद बी की वैल्यू, इसका मतलब कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये फॉर्मूला याद ना करो, ये फॉर्मूला एकदम याद रखना है। ऐसा डेरिवेशन नहीं करते रहना है कि एग्जाम में डेरिवेशन करेंगे। फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर का बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो बताओ यार, किसी को डाउट है एम्पियर्स लॉ से समझने में, क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं? सबको क्लियर है इनफाइनाइट वायर का? हाँ सर। हाँ ओके, गुड। यार अब थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। क्या, सपोज, देखिएगा, सपोज मैंने एक ये आर्क लिया हुआ है, गिवन ये आर्क है, ठीक। अगर आप इस आर्क के लिए इंटीग्रेशन ऑफ, अभी ये क्लोज नहीं है तो जस्ट मैं फुल इसका इंटीग्रेशन करूंगा। अगर इसका डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा बताएं? इस आर्क के लिए डीएल का इंटीग्रेशन कितना आएगा? पायर पाई। यार वेरी गुड, बहुत ही सिंपल है, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर क्या आएगा? 2r 0। एक्चुअली डीएल वेक्टर की बात मैं करूं तो आप देखो, फील करना, सॉरी माय मिस्टेक, डीएल वेक्टर की बात करें अगर, तो डीएल वेक्टर मतलब इस टाइप का वेक्टर होगा, लेंथ वेक्टर। तो ये लेंथ वेक्टर अगर है तो इसके दो कंपोनेंट हमें चेक करने पड़ेंगे ना। तो एक कंपोनेंट होगा इधर, एक कंपोनेंट होगा इधर। समझ आया सबको? हाँ ये डीएल वेक्टर के कंपोनेंट है। जब हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे इस पॉइंट पर, ठीक है, तो डायरेक्शन हमें बदलनी है क्या? नहीं। ऐसा नहीं कर देना कि अपवर्ड ये हो जाएगा, नहीं, डायरेक्शन नहीं बदलनी। सो इसका मतलब ये है कि डायरेक्शन अभी भी नीचे की तरफ ही रहेगी। तो अब इसके कंपोनेंट जरा देखो क्या हो जाएंगे। इसका कंपोनेंट एक हो जाएगा इस तरफ, सॉरी माय मिस्टेक, ये इस तरफ इस वाले वेक्टर में है, तो इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला साइड पे एक कंपोनेंट होगा इस तरफ और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं यहाँ से हाफ से सॉल्व करूं तो आधे हाफ में ऊपर वाला वेक्टर होगा और ये वाला वेक्टर होगा, और इस आधे हाफ में ये वाला वेक्टर होगा और डाउनवर्ड वेक्टर। तो बेसिकली ये अप एंड डाउन, ये जो दो वेक्टर हैं ये क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और ऐड कौन से होंगे, ये दो वेक्टर। सो थोड़ा सा ध्यान देना है कि किस टाइप में हमारा पॉइंट आने वाला है। सो बेसिकली अगर डीएल वेक्टर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2r। 2r। समझ आया यार सबको? तो यहाँ पर कुछ लोग सोचते हैं कि सर b को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर है। नहीं भाई, डीएल वेक्टर नहीं है, हमने तो डॉट प्रोडक्ट को पहले ओपन किया है ना, उसके बाद डीएल को सिर्फ इंटीग्रेट किया है, तो आंसर 2πr आएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो था, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समझाया। चलिए सेकंड केस देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ अच्छे केसेस आएंगे, जैसे यहाँ पर हमने इनफाइनाइट वायर देखा, कुछ केसेस हैं जो हमने अभी तक सॉल्व नहीं किए थे, वो एम्पियर्स लॉ से ही बेटर होते हैं, लाइक हॉलो सिलेंडर। ओके, हॉलो सिलेंडर देखें। हॉलो सिलेंडर मतलब एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं, हॉलो सिलेंडर मतलब सिलेंडर होगा तो कोई सरफेस होगा, मतलब मेटल होगा। सपोज लेट्स से हमने ये सिलेंडर एज्यूम कर लिया, तो हमने एक आर रेडियस का सिलेंडर एज्यूम कर लिया, आर रेडियस का। अभी थॉट हमारा क्या है कि करंट कहाँ पर जा रही होगी, आप ये बताओ। अगर ये एक मेटल का कंटेनर है और हॉलो है तो इसके सरफेस पे करंट जा रही होगी ना, हाँ मतलब करंट जा रही होगी इस बॉर्डर पे। ये जो इसका सरफेस है, करंट इसमें जा रही होगी। सबको समझ आया करंट कहाँ पे जा रही होगी?
ये जो मेटल का पूरा मटेरियल है हॉलो है, तो करंट इसके मटेरियल में जा रही होगी सिर्फ, ठीक है। तो लेट से हमने अज्यूम कर लिया है कि यार इसमें कितनी करंट जा रही है, कुछ आई करंट जा रही है, ठीक। अब आपसे उसने पूछा हुआ है कि यार मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे हो सकता है फॉर्मूला आपसे पूछे। तो लेट से ये उसका एक्सेस हमने अज्यूम किया, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसके एक्सेस से ही डिस्टेंस कंसीडर की जाती है हमेशा। तो लेट से एक पॉइंट है ए, इट इज इनसाइड, और एक पॉइंट है बी, इट इज आउटसाइड। तो इनसाइड पे भी चेक कर लेते हैं और आउटसाइड पे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पैटर्न क्या है, करना क्या है, हमें पहले जूम करना पड़ेगा एक लूप। तो ये हो गया ए के लिए, फिर इसी तरीके से बी के लिए भी लूप एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो अभी बताएं कि अभी एम्पियर लॉ हमें अप्लाई करना है, ठीक है। सो एम्पियर लॉ बहुत ही ईजिली हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ए और बी पॉइंट एज्यूम नहीं करें क्योंकि बी मैग्नेटिक फील्ड है, इनको पी और क्यू लिख देते हैं। तो हमने एक ही फिगर में दो लूप ले लिए हैं, ओके। सो करंट अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज। यस, सो मैग्नेटिक फील्ड होगी एंटी क्लॉकवाइज। सो हमने लूप भी कैसे कंसिडर कर लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सो इसका मतलब कॉस थीटा क्या आने वाला है, मतलब थीटा आएगा 0 एंड कॉस थीटा आएगा 1। ओके, सो लेट से पहले हम पी पॉइंट पर देख लेते हैं, इनसाइड पॉइंट पर देख लेते हैं। तो अब मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा, हमें पता है बी डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू इंटू आई इन। अभी पॉइंट ये है कि ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि अगर ये हॉलो है तो इनसाइड पॉइंट पे जब हम कवर करेंगे तो कोई भी करंट बचेगी क्या, नहीं। जीरो। सोचो हॉलो है और आपने अपना सर्किल बनाया है अंदर, सो क्या कोई भी करंट है क्या इस सर्किल में, नहीं। नहीं है, नहीं। ठीक है। तो बेसिकली जो करंट है वो तो बॉर्डर में है, करंट तो बाहर के मटेरियल पे है। तो इस पॉइंट का है, इसका मतलब इसके अंदर नो करंट, इस सेक्शन के अंदर नो करंट। सो इसका मतलब ये है कि करंट इनसाइड क्या हो जाएगी, जीरो। तो बी डॉट डी एल में ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ भी सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड क्या आने वाला है, जीरो। सो सबको डिवाइड में ले जाओगे, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। सो आप बी इंटीग्रल डी एल कॉस थीटा हट चुका है, आंसर कुछ भी सॉल्व करो क्या आएगा, जीरो। सो बेसिकली बी इनसाइड एट एनी पॉइंट क्या आंसर आने वाला है, जीरो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार बड़े क्वेश्चन करने में काम में आ जाता है कि हॉलो सिलेंडर के अंदर इनसाइड पॉइंट पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जीरो। नंबर 2, आउटसाइड पॉइंट देख लेते हैं। ओके, आउटसाइड पॉइंट अभी मान लेते हैं कि आउटसाइड पॉइंट जो है आर डिस्टेंस पे, स्मॉल आर पोजीशन बताता है, कैपिटल आर उसका कंटेनर का रेडियस बता रहा है। तो आउटसाइड पॉइंट पे देख लेते हैं, सेम पैटर्न वही है यार, पैटर्न कुछ भी नहीं बदला, बी डॉट डी एल लिखना है, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड लिखना है, इनसाइड करंट कितना है, सो बस फॉर्मूला लिख देना है, बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एल बचेगा और कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा तो 1 होने वाला है, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अभी आई इनसाइड कितनी हो जाएगी, अगर इस लूप के अंदर देखें पूरी करंट आ रही है, उस कंटेनर की पूरी करंट आ रही है, सो इसका मतलब फुल आई हो जाएगा।
सो बी की वैल्यू बेसिकली देखें, सो इंटीग्रल ऑफ दिस ये कितना हो जाएगा 2πr और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आर। मतलब बेसिकली एक लॉन्ग सिलेंडर एक इनफाइनाइट वायर जैसा आंसर आपको देता है। सो फॉर्मूला सब लोग देख रहे पा रहे हैं, ये क्या है, म्यू नॉट आई बाई 2πr। सो बेसिकली एक लॉन्ग हॉलो सिलेंडर आपको इनफाइनाइट वायर जैसा फील देता है आउटसाइड, इनसाइड पर बस आपको थोड़ा सा डिफरेंस है। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ये चीज़ कि एक हॉलो सिलेंडर और विद अ करंट आई is very similar to a wire with a current I for outside. आउटसाइड पॉइंट, ठीक है, आउटसाइड पॉइंट के लिए वो बिल्कुल वायर की तरह ही काम कर सकता है। तो बताओ यार, किसी को कोई डाउट? हॉलो सिलेंडर में किसी को कोई डाउट बताओ? हॉलो तो इजी है, हॉलो में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चले बात करते हैं सेकंड। सर सेकेंड वाले में डीएल में डाउट था थोड़ा। हाँ डीएल में देखो, डीएल वेक्टर ये बनाएंगे ना पूरा, ये जो हमने स्मॉल आर रेडियस का लूप एज्यूम किया है, ये लूप का जो रेडियस हमने एज्यूम किया है वो स्मॉल आर एज्यूम किया है। तो बेसिकली कैपिटल आर का कुछ काम ही नहीं है। हाँ बताते हैं कैपिटल आर का काम कब हो सकता है। लेट से आपको आई डैश दिया है करंट पर यूनिट लेंथ, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आई डैश इंटू 2πr यूज करना पड़ेगा। क्लियर? हाँ सर। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको करंट पर यूनिट लेंथ दी हो तो आप आई निकाल सकते हैं, आई इंटू 2πr। हाँ ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड सिलेंडर। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सॉलिड सिलेंडर। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, लाइक अगर किसी सिलेंडर के लिए अगर मैं ग्राफ बनाऊं, मैग्नेटिक फील्ड का, तो लेट्स से सिलेंडर में आई करंट है अगर, और मैं ग्राफ बनाना चाहता हूं तो बहुत ही सिंपल ग्राफ दिखेगा। सो बेसिकली पोजीशन वर्सेस मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं। तो क्या होगा, सेंटर से कब तक, जब तक कि कैपिटल आर नहीं हो जाता, कहाँ तक, आर इज इक्वल टू कैपिटल आर तक, वैल्यू क्या रहेगी 0। फिर क्या होगी, सडनली बी प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगी। तो सडनली वैल्यू एक जो ऑप्टिमम मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक पहुंचेगी। ठीक है, डन। उसमें हम आर की वैल्यू रख देंगे और उसके बाद वो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो ओके, ये ग्राफ होगा, यहाँ पे बी प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r है। इन दिस ग्राफ बी प्रोपोर्शनल टू 1/r है। समझ आया सबको ग्राफ? बहुत बेसिक सा है। ओके, चले सॉलिड सिलेंडर यार बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सॉलिड सिलेंडर थोड़ा सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखेंगे यार सॉलिड सिलेंडर के का डिस्कशन। ओके, सो अभी सॉलिड सिलेंडर है मतलब यहाँ पर पूरा मटेरियल है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूरा मटेरियल है इसका मतलब जो करंट होगी वो तो पूरे मटेरियल में जा रही होगी। अगर मैं एक बहुत ही थिन सॉलिड सिलेंडर की बात करूं, सो वो आपको एक वायर जैसा फील देगा। आप समझ सकते हो, एक वायर एकदम सॉलिड मटेरियल ही तो होता है ना। सो अगर मैं बहुत ही थिन सॉलिड सिलेंडर बात करूंगा तो इट इज नथिंग बट अ वायर। सो वेरी थिन सॉलिड सिलेंडर का मतलब होता है is similar to wire। ओके,
तो ये सिनेरियो थोड़ा हमें याद रखना है कि कई बार सॉलिड सिलेंडर नहीं बोलेगा एग्जाम में, कैसा पूछ लेगा वायर के बारे में, ठीक है, कुछ भी नहीं बोलेगा, रेडियस वगैरह दिया होगा, तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि वायर मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझना है कि यार इसकी करंट कैसे होगी, इसकी करंट सब जगह मटेरियल में, पूरे मटेरियल से आ रही होगी। सो बेसिकली इसकी करंट जो होगी वो पूरे विद इन द मटेरियल आ रही होगी, ऐसा बॉर्डर बस नहीं, पूरे मटेरियल से आई करंट आ रही होगी। ओके, फिर अगर आई करंट पूरे मटेरियल में आ रही है तो लेट्स से हमें दो पॉइंट्स देखने हैं, एक इनसाइड पॉइंट देखना है और एक आउटसाइड। तो हमें पहले एक्सिस बना देनी है, ये इसका लेट्स से एक्सिस है और इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और हमें किसी स्मॉल आर पॉइंट पर चाहिए। लेट्स से ये पॉइंट पी है विच इज इनसाइड एंड दिस पॉइंट इज क्यू विच इज आउटसाइड। तो हम एक लूप बना देंगे यार, ये हो गया उस लूप के अंदर का मटेरियल, और ये हमने क्यू लूप बना दिया। तो वही सारी चीज़ें क्लॉकवाइज वाली वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। लेट्स से फर्स्ट पॉइंट इनसाइड पॉइंट, देखिए इनसाइड पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, समझे कि हमें वही करना है, सॉल्विंग हमें वही लिखनी है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट इंटू आई इन, ठीक। अभी बी नॉट, बी तो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एल इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इंटू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अच्छा, अब इस लूप के अंदर हमें इनसाइड करंट देखनी है। कोई बताए, कोई स्टूडेंट कैसे निकाल सकते हैं इस लूप के अंदर की करंट? देखिए पूरे मटेरियल से, पूरे एरिया से जो करंट आ रही है दैट करंट इज आई, और हमें चाहिए सिर्फ एक लूप से इससे जाने वाली करंट चाहिए। सर उसका सर आर डिवाइडेड उसका बाय आई डैश निकालेंगे पहले और हाँ फिर उसको 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 2 पाई आर से आपको नहीं समझ, सॉरी, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर से। हाँ, ये करंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। सो ये चीज थोड़ा सा याद रखना है, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ एरिया, सो करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ठीक है। सो एक एरिया में, दैट मीन्स अगर मुझे आई इनसाइड निकालना है तो मुझे लिखना पड़ेगा, देखिए आई डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, क्लियर, ये हो जाएगा उसका यूनिट एरिया में, इनटू हमारा रिक्वायर्ड एरिया। सो हमारी रिक्वायर्ड एरिया कितना है, पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, क्लियर, ये सबको हाँ समझ में आया आई इनसाइड। अच्छा, कॉस थीटा तो 1 हो जाने वाला है, सो कॉस थीटा को मैं ऐसे ही हटा दे रहा हूँ, ये तो 1 हो जाएगा। बच्चा डीएल वेक्टर, डीएल वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे, चलो पहले लिख लेते हैं एक बार, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अभी डीएल को सॉल्व करें तो हमें पता है डीएल को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो देखो एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड व्हाट विल सी द फाइनल फार्मूला एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर इंटू आर बाई आर, इस तरह लिख सकते हैं हम, ठीक है। सो ये थोड़ा सा पैटर्न फेमस होता है इस तरीके से लिखना, अदरवाइज टेंशन कुछ नहीं है, आप प्रॉपर भी याद रख सकते हैं। इट इज म्यू नॉट आई आर बाई दिस होल थिंग इज 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ से रिजल्ट निकाल सकते हैं।
तो देखो सारी चीजें कांस्टेंट हैं। क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर? दैट b इज प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है, पूरा कांस्टेंट है, कैपिटल R तो फिक्स वैल्यू है ना। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि इन द पॉइंट पर क्या फॉर्मूला आता है। तो मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप याद रखो ये वाली लाइन। जिनको याद रहेगा एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन हो जाती है। ओके, आउटसाइड पॉइंट की बात करें तो आउटसाइड पॉइंट की तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमें वही बस सॉल्व करना है। इंटीग्रल b डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इन। यार अभी जब आउटसाइड पॉइंट है तो पूरी करंट ही इनसाइड होगी ना। सो b इंटू टू पाई आर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ b इंटू टू पाई आर म्यू नॉट इंटू, ये पूरी आई इनसाइड हो जाएगी ना। ठीक है, एरिया और वो सब निकालने की जरूरत नहीं है। सो बेसिकली डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई टू पाई आर। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ बनाऊं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ बनाऊं तो मुझे लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अगर एक सॉलिड सिलेंडर का ग्राफ हमें बनाना है, जिसके मटेरियल से करंट जा रही है, आई करंट, उसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो क्या था, इनसाइड कैसे थी वैल्यू, b प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा था, मतलब इनसाइड ग्राफ कुछ आपको इस तरह की वैल्यू देगा, प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। याद है, सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल यही फीलिंग देती है, इनसाइड क्या थी, प्रोपोर्शनल टू आर। याद आ रहा है क्या कुछ? हाँ सर। हाँ सर। ओके, गुड गुड। सो सॉलिड स्फीयर का जो काम था वो सिमिलर इफेक्ट यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर देने वाला है। सो फॉर दिस ग्राफ b प्रोपोर्शनल टू r है, फॉर दिस ग्राफ b प्रोपोर्शनल टू 1/r है। ठीक है, अच्छा अभी इसमें टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, अभी मैं एग्जांपल नहीं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल ऑलरेडी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत कर चुके हैं। सोचो मैं आपसे पूछ लूँ कि यार फाइंड द रेशियो ऑफ b, फाइंड द रेशियो ऑफ b एट r/2 एंड b at r/2 एंड b at लेट्स से 3r/2। चलो फाइंड करके बताएं। एक सॉलिड सिलेंडर में r/2 डिस्टेंस पे, r उसकी रेडियस है, ठीक है। सो r/2 डिस्टेंस पे और 3r/2 डिस्टेंस पे रेशियो बताएं b का क्या होगा। थ्री बाय फोर। ओके, 3/4। बाकी लोग यार, इज एवरीवन गेटिंग दिस आंसर और एनीथिंग एल्स? ओके, गौरी गॉट 1/3। सर एनीवन 4 एल्स? 3 हाँ 1/3 है सर। 1/3 आया। सर 1/3। ओके, 1/3 पे काफी लोग बोल रहे हैं। देख लेते हैं। 2 है। ओके, देख लेते हैं। यार इतना कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले टारगेट करो क्या, ये है इन और ये है आउट। इन क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू आर, और आउट क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू 1/r। 1 मतलब बाय क्या आर। आने वाला है, सॉरी आर अलग अलग है, माय मिस्टेक, आर अलग अलग है। ये आर कितना है, r/2 है, और ये आर कितना है, 3r/2, बट ये 1/r के प्रोपोर्शनल है।
मतलब कितना होना चाहिए, 1/r के प्रोपोर्शनल में आने वाला है, into 3r मतलब by या 2 2/3 आने वाला है यहाँ पर। क्लियर, 2/3r। सो बेसिकली 3 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 3r²/4। और हमें पता है कि फॉर्मूले में πr² आता है, ठीक है, याद है 2πr² आता है और इसमें 2πr कैंसिल होगा, सो r² कैंसिल आउट होगा, आंसर 3/4 करेक्ट है। क्या यार 1/3 कैसे आया है आप लोग का? थोड़ा केयरफुल रहना है। चलो अच्छा फाइंड करें, बी r/4 एंड बी r/2। यार समझ आया, एक मिनट, ये सबको समझ आया? ये रेशियो चाहिए तो विद प्रॉपर फार्मूला डिवाइड कर दो। मुझे पता है तुम लोग को अभी समझ नहीं आया होगा, पूरा फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। हमें पता था, ये था μ0 I r/2πr², ठीक है। यहाँ पर है μ0 I अपॉन 2πr², ये r1 है, ये r2 है, ठीक है। तो देखो क्या क्या कैंसिल, μ0 I कैंसिल, 2π कैंसिल, 2π कैंसिल, ये r2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। सो देखो क्या आएगा, ये आएगा r1 इंटू r2 अपॉन r², ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, r1 r2, r1 है 1/2 मतलब r/2, r2 है 3r/2 और अपॉन पे r² है, सो r² कैंसिल, आंसर आएगा 3/4। इस तरीके से भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, समझ में आना चाहिए प्रॉपर। सो कहने का मतलब ये है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि इनसाइड क्या यूज करते हैं और आउटसाइड क्या यूज करते हैं। डन? हाँ चले तो अभी ये वाला बताएं, r/4 एंड r/2 का रेशियो। one by 2 ओके, सो बहुत ही स्ट्रेट है, ये भी इन है और ये भी इन है, तो हमें पता है इन तो प्रोपोर्शनल टू r होता है ना, सो सब कुछ कैंसिल, r1 r2 ये आ जाएगा, मतलब r/4 और अपॉन r/2। डन, आंसर आएगा 1/2। तो ऐसा नहीं है कि हर बार है, थोड़ा चेक करते रहना है कि इन पॉइंट है आउट पॉइंट है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है, सबको समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके गुड। अच्छा पहले तो होमवर्क एकदम पहले रेडी कर लो। पहले मैं कुछ चीज़ें सबको समझा देना चाहता हूँ। आज अच्छी बात है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स लेक्चर में हैं, तो पहले तो मैं बता दूं कि आज ये चैप्टर मतलब आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाने वाला है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स। तो डीसी पांडी में मैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है वो क्वेश्चन नंबर 57 to 95 है, ये प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 to 95, कुछ भी डाउट रहा है मुझे सेंड कर सकते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। डीसी पांडे में से आज क्वेश्चन नंबर 57 से 95 कर सकते हैं। दूसरा, हमने ग्रुप पे रिवीजन शेड्यूल पोस्ट किया हुआ है, तो वो रिवीजन शेड्यूल सबको फॉलो करना है। डन, मतलब उसमें जो भी डेट दी हुई है, ईच वेडनेसडे आपका टेस्ट है, सो आपको उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना है, वही टॉपिक्स रिवाइज भी करना है। सो मिनिमम डेली आपको 2 to 3 आवर्स रिवीजन को देना है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ऑन गोइंग इम्पैक्टेड हो जाए, मतलब फिजिक्स में आपको पता है कि मिनिमम 4-5 लेक्चर्स के बाद ही हम प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक सारे कॉन्सेप्ट कवर नहीं होंगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। सोचो आप सॉल्व कर रहे हो, सॉलिड सिलेंडर पहले ही आ गया, हम तो सॉलिड सिलेंडर सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर पढ़ाया ही नहीं है, ऐसा नहीं है। मिनिमम 4-5 लेक्चर्स के बाद हम प्रैक्टिस शीट स्टार्ट कर सकते हैं, तो ऑन गोइंग इम्पैक्टेड नहीं होना चाहिए। इसको करने में आपको 2.5 आवर्स लगेगा, तो ये कर लेना है, 2 to 2.5 आवर्स इनफ है। तो इतना टाइम तो आप दे ही सकते हैं, एक दिन में हो जाता है प्रैक्टिस इतना।
तो रिवीजन जरूर करते रहना है और रिवीजन टेस्ट प्रॉपरली देना है। चलिए तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सॉलिड सिलेंडर और ये सारी चीज़ें हमारे हो गए हैं। उसके बाद कुछ फेमस एलिमेंट्स हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो एक याद हो आपको, इनफाइनाइट शीट। कोई इनफाइनाइट शीट का फॉर्मूला बता सकता है मैग्नेटिक फील्ड का? म्यू नॉट आई अपॉन 2। ओके, म्यू नॉट आई अपॉन 2। थोड़ा सा गड़बड़ है, बताओ और क्या गलती है? सर वो आई डैश है, मतलब सरफेस करंट डेंसिटी है। वेरी गुड, वेरी गुड। वो आई नहीं, वो आई डैश है। बेसिकली दैट इज आई बाई एल। ठीक है। ओके, चलो कोई बात नहीं। तो इसको हम थोड़ा एम्पियर्स लूप से कर लेते हैं। सो याद है हमने इनफाइनाइट शीट को ऐसा 2D में बना के चेक किया हुआ था कि सपोज ये एक इनफाइनाइट शीट है। 3D में भी बना सकते थे बट हमने 2D से प्रॉपरली समझ में आएगा। सपोज ये इनफाइनाइट शीट है, फिर हम करंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स से इसमें करंट कहाँ है? इनटू जा रही है। ओके, करंट कहाँ है? इनटू। तो बताओ ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी? राइट 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 साइड। सबको समझ में आ रहा है? ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी राइट साइड, और नीचे की तरफ कैसे होगी? लेफ्ट साइड। लेफ्ट लेफ्ट, क्योंकि थंब इनवर्ड होगा। मैंने समझाया था, थंब इनवर्ड है, बना दो सर्किल तुरंत। थंब इनवर्ड, फिंगर्स कैसे पॉइंट करेंगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ऊपर वाला पॉइंट क्लॉकवाइज होगा, नीचे देखोगे तो उसको फील आएगी वो लेफ्ट की तरफ है। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक, अब हमें क्या करना है? लेट्स से हमें फाइंड करना है किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो लेट्स से हमें x डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। यहाँ पर एट x डिस्टेंस हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो यार अब हमें क्या करना पड़ेगा? लूप बनाना पड़ेगा। बट मैंने क्या बनाया है, बताया कि लूप ऐसा एज्यूम करो कि अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैं यहाँ पे एज्यूम्ड जो लूप होगा दैट शुड बी along B or perpendicular B. So that should be along B or perpendicular to B. तो बेटा क्या यहाँ पर सर्कुलर बनाऊंगा क्या लूप में? लूप, क्या लूप यहाँ पे सर्कुलर होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर्कुलर तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करने वाला हमारे सिनेरियो को। अगर हमें along चाहिए या परपेंडिकुलर चाहिए तो लूप कैसा होना चाहिए इस बार हमारा? स्ट्रेट लाइन। समझ आया? along। हाँ ठीक है, तो लूप हमारा क्या होना चाहिए? along होना चाहिए। सो या फिर परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट हमें क्लोज भी करना है। तो आई गेस आप लोग को अब तक आइडिया लग गया होगा कि हमें अगर लूप चाहिए तो हम किस टाइप का लूप एज्यूम करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एज्यूम्ड लूप होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। देखें, एक तो हमने स्ट्रेट एज्यूम कर लिया, एक हमने परपेंडिकुलर एज्यूम कर लिया। और ये हमने क्लोज कर दिया। तो बेसिकली हमने लूप ये एज्यूम कर लिया है, ये पॉइंट है हमारा, हमें इस पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और हमें एज्यूम कर लिया हुआ है एक लूप। तो ये हमारा एज्यूम्ड लूप है। अच्छा, बोर्ड्स में आपके ये है तो आपको समझना है कि आपको ऐसे ही लूप एज्यूम करना है, क्योंकि इधर अलोंग चूज करना होता है या परपेंडिकुलर। तो ये लूप जस्ट बहुत अच्छा सेटिस्फाई करेगा। दो अलोंग है और दो परपेंडिकुलर है। अब इसके नेम दे देते हैं। तो इस लूप का नेम दे देते हैं P Q R S। डायरेक्शन दे देते हैं। तो लूप जो हमने एज्यूम्ड किया वो लूप हो गया क्या? रेक्टेंगुलर। अब बताओ डायरेक्शन कैसा एज्यूम करना चाहिए? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्योंकि बी का नेचर कैसा है? क्लॉकवाइज है।
सो रेक्टेंगुलर है और डायरेक्शन कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तो ये हमने लूप चूज कर लिया है, लूप की हमने डायरेक्शन भी एज्यूम कर ली, इट इज क्लॉकवाइज। ठीक, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना कि यार पूरी डिटेल आप लिख दो और प्रॉपरली सॉल्विंग स्टार्ट कर देते हैं। सो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, देखिए मैं फिर से बहुत ही फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये जो मैं पूरा सेटअप बता रहा हूँ ये आपको अगर लिखना आता है एग्जाम में, सिर्फ आपको फास्ट थोड़ा सा वर्ड्स लिखने हैं कि लेट्स एज्यूम अ लूप पी क्यू आर, यहाँ पर मैंने क्या बस शॉर्ट में लिख दिया है, तो वो थोड़ा सा बस आपको हैबिट चाहिए, बाकी कंटेंट यही रहने वाला है। सो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, और अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें रिड्यूस भी कर दी हैं, मैंने भी देखा नहीं है बोर्ड्स में क्या क्या रिड्यूस कर दिया है, जब हम बोर्ड्स का डिस्कस करेंगे तो देख लेंगे। तो यूजिंग एम्पियर्स लॉ, अब देखें पैटर्न क्या था, अब सब लोग अच्छे से ध्यान दें, पैटर्न था इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। ठीक, अच्छा अब प्रॉब्लम ये है कि क्लोज इंटीग्रल में बी हर जगह पर चेंज हो रहा है, बी की वैल्यू क्या है, हर जगह पर चेंज हो रही है। तो ये जो क्लोज इंटीग्रल है उसको हमने डिफरेंट पार्ट में कर लिया। कैसे, हमने पी क्यू सेक्शन के लिए सॉल्व कर लिया बी डॉट डी एल। अब देखो मैंने क्लोज वर्ड हटा दिया है यहाँ से, क्यों, क्योंकि हम पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अब सॉल्व कर रहे हैं ना। सो लेट से हमने सॉल्व किया पहले पी क्यू के लिए, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल वैक्टर प्लस फिर इंटीग्रेशन पी क्यू के बाद क्या होगा, क्यू आर बी डॉट डी एल वैक्टर, क्यू आर के बाद पी क्यू आर एस लाइन है बी डॉट डी एल वैक्टर प्लस आर एस के बाद एस पी बी डॉट डी एल वैक्टर, और ये हो जाएगा म्यू इंटू आई इनक्लोज्ड। अच्छा अब थोड़ा सा देखना है कि सब में कॉस थीटा देखते हैं, बताओ पी क्यू लाइन के लिए कॉस थीटा कितना होगा, बी किधर है, इधर, पी क्यू लाइन हमने किधर एज्यूम की है, इधर, तो कॉस थीटा कितना होगा, जीरो, जीरो। तो देखना मैं यहाँ पे चाहिए तो ये ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये हमारी पी क्यू की लाइन है और यही हमारी बी की लाइन है, तो कॉस थीटा कितना होगा 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, और इसका मतलब कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1। क्लियर, तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँ तो जो पी क्यू वाला सॉल्व होके आने वाला है वो डायरेक्टली हो जाएगा बी इंटू जस्ट डी एल। क्लियर, और बी आई कैन जस्ट टेक कॉमन, क्या बचेगा यहाँ पर डी एल। ओके, प्लस सेकेंड केस में देखते हैं, ये क्या है क्यू आर, तो क्यू आर की डायरेक्शन क्या है, ये, क्लियर, ये है अपना क्यू आर, बट मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वो तो अभी हॉरिजॉन्टल है, बताया था ना प्लेट के ऊपर किसी भी पॉइंट पे हो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। तो थोड़ी देर तक ऊपर की तरफ इस तरफ है और नीचे की तरफ इस तरफ है, बट दोनों ही केसेस में एंगल कितना है 90 डिग्री, थीटा कितना है 90 डिग्री, तो इसका मतलब cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एलिमेंट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ये क्या आ जाएगा 0, इसे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 0। डन, यार ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, सबको समझ में आया। ओके, हाँ आर एस देख लेते हैं, आर एस इस तरफ मूव हो रहा होगा, अच्छा आर एस वाले साइड पे नीचे है बिकॉज वो पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड भी पीछे ही है, तो थीटा अभी भी कितना है 0 डिग्री, कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1। सो इसका मतलब इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रल हो जाएगा डी एल, किसका, आर एस तक का, प्लस यहाँ पर देख लेते हैं, ये फिर वही काम है, एस पी किधर होगा, अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, बॉटम पर इस तरफ, बाद में इस तरफ, देख रहे हैं, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ यार, ये एस पी लाइन ये है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री।
सो cos 90 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इसका आंसर भी क्या आने वाला है 0। सो ये भी पार्ट क्या हो गया 0 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर हमारे म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। ठीक। अच्छा, तो यार अभी क्या करना पड़ेगा, इसकी कुछ लेंथ भी तो एज्यूम करनी पड़ेगी ना ये पी क्यू की। डन। ठीक, ये एज्यूम करनी पड़ेगी। अच्छा, तो अभी मुझे इनसाइड करंट चाहिए। सो मैंने बताया था कि प्लेट के लिए गिवन क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि प्लेट के लिए जो गिवन होता है वो होता है के और आई डैश। क्लियर। ये क्या होता है सरफेस करंट डेंसिटी। सो इसका मतलब ये क्या होती है करंट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ये चीज़ हमें गिवन होती है। तो अगर ये चीज़ गिवन होती है और हमें एल लेंथ की करंट चाहिए, इनसाइड करंट चाहिए, सो हम क्या करेंगे एक्चुअली हम करेंगे आई डैश इंटू एल। समझ आया क्या सबको ये चीज़। हाँ हाँ सर। आई डैश इंटू एल लेंथ यहाँ पर अंदर है, एल लेंथ इनसाइड है वो, तो एल लेंथ में मल्टीप्लाई करेंगे वो करंट आ जाएगी। अच्छा, अब अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये हो जाएगा बी इंटू ये डीएल वेक्टर सॉल्व करके क्या आएगा पी क्यू तक का डीएल, पी क्यू तक का डीएल मतलब एल प्लस आर एस तक का ये एल, जबकि यहाँ पर क्या है म्यू नॉट आई डैश इंटू एल। तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा 2BL इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश एल। तो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस की थी म्यू नॉट आई डैश बाई 2। तो इस तरीके से हमें करना है यार, बोर्ड्स में है। ठीक है, बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है जिसमें 2+1 होता है, 2 मार्क्स इसको डिराइव करने का और 1 मार्क का कुछ एक क्वेश्चन ऐड होता है साथ में। तो यार सबको समझ आया इनफाइनाइट शीट। बताओ किसी को कुछ डाउट हो इनफाइनाइट शीट में, अच्छे से देख लो। सर वो लूप एग्जैक्टली एज्यूम कैसे किया है, मतलब टॉप देखो व्यू में। लूप एज्यूम करना होता है, लूप एज्यूम करना होता है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड ये स्काई ब्लू कलर से ड्रॉ कर दी है, ठीक है मैग्नेटिक फील्ड। तो अब मुझे लूप एज्यूम करना है इस पॉइंट से पास होता हुआ, तो कन्फर्म है अलोंग बी करने के लिए मुझे एक लाइन यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ बॉटम पर भी लाइन होगी, बट हमें क्लोज करना है ना, तो मेरा मन है क्लोज करने का, तो मैंने ऐसे ऐसे क्लोज कर दिया, ये लो। बट सेकंड कंडीशन नहीं फिल होगी ना, इधर इट शुड बी परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो रहा है पूरा। तो हमें पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, सो वी कैन चूज अ लाइन which is perpendicular. So that means to all these conditions the rectangle will best fit. Okay. हाँ हाँ। Any other doubt? तो एक बार देखें यार, किसी को डाउट हो तो बताएं, चलें मैं इसको सॉर्ट करता हूँ और एक बार सारे लोग देख लें, इसमें कुछ भी डाउट है तो बताएं। सर वो अलग अलग इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल को स्प्लिट करके आपने वो आइडिया बताया ना, वो फिर से एक बार बताइए। ओके, सपोज ये क्लोज इंटीग्रल है तो आप इसको हाफ हाफ भी सॉल्व कर सकते हो, कितने भी पीसेस में सॉल्व कर सकते हो। क्लोज का मतलब ये होता है कि लिमिट होगी 0 टू घूम के यहीं तक। तो अगर आप उसको डिफरेंट पीसेस में करना चाहते हो कि 1/4 पहले करोगे, फिर 1/4 करोगे, फिर 1/4, फिर 1/4, तो ऐसा भी कर सकते हैं हम क्लोज इंटीग्रल को। सर ओके, देखें और कोई डाउट हो जाएगा ये। सर उस एसपी और ये तो डायग्राम। हाँ हाँ सर, वो पीएस और क्यूआर के दोनों भी परपेंडिकुलर हो
जब हो जाएंगे तब भी होगी। 0 लेना है क्या? तब भी 0 होगा ना, क्योंकि दोनों में ही परपेंडिकुलर है, बी ऑलवेज हॉरिजॉन्टल है और वो लेंथ जो है वो तो परपेंडिकुलर है, तो मतलब उन दोनों ही केस में 0 हो जाने वाला है। देखो दोनों में मैंने फिगर बना के समझा दिया। ओके, चलिए तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ यार, ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। सो इनफाइनाइट शीट, ओके, आप लोग यूजिंग एम्पियर्स लॉ उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट है हमारा सोलेनॉइड। चलिए सुन लेते हैं फॉर्मूला। आर्य देश पांडे आप बताएं, सोलेनॉइड के लिए बी का फॉर्मूला क्या बताया था हमने? आर्य देश पांडे, हाँ सर। बताएं सोलेनॉइड के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? यार ऐसे रहेगा तो फिर मतलब टफ है यार, ऐसे नहीं चल पाएगा, ऐसे नहीं बनेगा यार, आंसर करना चाहिए आपको। चलो ठीक है, बाकी किसी से पूछ लेते हैं। अमान आप बताओ। म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट एन आई, एन क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ लूप्स पर लेंथ, यूनिट लेंथ। ओके, सो एन इज बेसिकली कैपिटल एन बाई एल, नंबर ऑफ लूप्स डिवाइडेड बाई लेंथ। ओके गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो यार याद रखना यार, फॉर्मूला याद नहीं होगा तो डिराइव करना तो और कॉम्प्लिकेटेड ही है आपके लिए फिर। सो देख लेते हैं, यहाँ पर लेट्स से ये एक सोलेनॉइड है और उसमें कुछ आई करंट जा रही है। डन। अच्छा, अब बात करते हैं प्रॉपर। लेट्स से हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड किसी गिवन पॉइंट पर। सो लेट्स से गिवन पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं यार। लेट्स से ये एक पॉइंट है, एक रैंडम लोकेशन पर है ये पॉइंट। हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो मतलब याद है पीछे हमने बताया था कि लूप एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो लूप एज्यूम करते हैं, तो उसके लिए पहले हमें पता होनी चाहिए कि सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है। बताओ यार, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म ओके, और Inside. अगर करंट इस तरीके से जा रही है, डन, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, लेफ्ट या राइट? Left. लेफ्ट। लेफ्ट। यार करंट ऐसे जा रही है तो इस वायर में आपको कैसे दिखने वाली है? राइट साइड से अगर देखेंगे तो इस वायर पे आपको दिखेगी कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड ना, ठीक है। अभी अच्छी बात यह है कि जो इससे मैग्नेटिक फील्ड जाएगी वो सब यूनिफॉर्म रहती है। कैसी रहती है? यूनिफॉर्म रहती है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0। आउटसाइड क्या होती है? 0। Zero. तो यार हमें एज्यूम करना है, लूप एज्यूम जो करना है, लूप, वो कैसे करना है? इधर अलोंग द बी। तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि पहले एक लाइन हमें चाहिए होगी, एक लाइन चाहिए होगी, ठीक। और परपेंडिकुलर टू बी, तो ये लाइन भी काम कर जाएगी, डन। और फिर ये लाइन भी काम कर जाएगी क्योंकि अलोंग द बी आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि लूप एज्यूम जो करना है वो कैसा होना चाहिए? अलोंग बी और परपेंडिकुलर बी। तो इसका मतलब कैसा लूप एज्यूम करेंगे? बेस्ट फिट क्या है इसका मतलब? रेक्टेंगल। और इस बार रेक्टेंगल की डायरेक्शन हमें कैसे एज्यूम करनी चाहिए? बी की डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब क्लॉकवाइज ही हमें रेक्टेंगल एज्यूम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो बट पॉइंट नहीं है।
फिर वो नेगेटिव एक्स्ट्रा आने लग जाएगा। चले लूप एज्यूम करते हैं। तो हमें बी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो हमने ये बी पॉइंट पे एक लूप एज्यूम किया। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, हम लूप को परपेंडिकुलर भी ले सकते हैं और लूप को क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये हमारा यार बेसिकली लूप हो गया। अब इसका नेम दे देते हैं। तो ये हो गया पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमने लूप एज्यूम कर लिया। सबको लूप समझ में आया? लूप कैसा है? क्लॉकवाइज है। डन। तो मुझे लगता है अभी एकदम क्लियर है, इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। सीधे लिखना है हमें यूजिंग एम्पियर्स लॉ। यूजिंग एम्पियर्स लॉ क्या करना है? क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये क्या हो जाएगा? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड। अच्छा, पहले बी डॉट डी एल सॉल्व कर लेते हैं। मतलब समझ गए हो क्या करना है? सारे लूप्स को लेना है। सो पी क्यू बी डॉट डी एल वेक्टर, नेक्स्ट लूप क्या होगा? क्यू आर बी डॉट डी एल वेक्टर प्लस आर एस बी डॉट डी एल वेक्टर प्लस एस पी बी डॉट डी एल वेक्टर, और ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। अब बताओ हमें इसके अंदर चाहिए कि कितनी करंट होगी, एस आर के अंदर चाहिए। तो एस आर के अंदर अगर हमें चाहिए, और लेट्स से मैंने बोला कि ये एस आर का जो लेंथ है वो एल लेंथ है, तो सोचो यूजुअली मैंने बताया क्या आपको गिवन कितना होता है? गिवन होता है, गिवन क्या होता है? स्मॉल एन। स्मॉल एन मतलब क्या है? नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। ओके, सो बेसिकली ये आपको जो गिवन होता है वो होता है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। अभी पॉइंट ये है कि हमें चाहिए एस आर में कितने लूप हैं, क्योंकि हमें चाहिए करंट। सो करंट मतलब देखो जितने लूप्स होंगे उतनी ही बार तो आपको करंट वहां पर मिलने वाली है। आप समझ रहे हैं? नंबर ऑफ करंट मतलब सपोज 2 लूप हैं तो 2 लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। सपोज 10 लूप्स हैं तो 10 लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इसका मतलब करंट जितने लूप्स होंगे उतने टाइम्स करंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे अगर चाहिए आई इनसाइड, सो वो बेसिकली हो जाएगा नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ये हो जाएंगे नंबर ऑफ लूप्स टोटल गिवन एस आर में इनटू आई करंट। हर लूप में करंट कितनी है? आई। तो ये थोड़ा सा पैटर्न होगा। किसी को इसमें डाउट है क्या? जो हमने यहाँ पर लिखा एन है नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ इनटू एल हमारी रिक्वायर्ड लेंथ इनटू आई करंट इन अ सिंगल लूप। क्लियर? सो ये नंबर ऑफ लूप इन एस आर लेंथ, ये बेसिकली है नंबर ऑफ लूप्स इन एस आर लेंथ, और आई क्या है? करंट इन वन लूप। तो इस तरीके से हम इनसाइड करंट निकाल सकते हैं। तो इनसाइड करंट में किसी को डाउट? ये जो हमने यहाँ पर लिखा नहीं सर। ओके नहीं। गुड। अब लिख लेते हैं यार स्टेप पी क्यू के बारे में लिखते हैं। तो यार हमें बताए कि आउटसाइड तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 जीरो होती है। तो इसका मतलब पी क्यू के लिए तो टेंशन वाली बात ही नहीं, बी ही जीरो हो गया, कॉस थीटा वगैरह निकालने की जरूरत ही नहीं, ये सीधा जीरो। ठीक है, क्यू आर पे बात करते हैं। तो क्यू आर और बी क्या है? परपेंडिकुलर है। सो क्यू आर कुछ ऐसा है और बी कुछ इस तरीके का है। रिमेनिंग सरफेस पे जीरो है, तो थीटा क्या है? 90 डिग्री, मतलब कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब ये भी क्या होगा? जीरो। अच्छा,
नेक्स्ट आर एस देख लेते हैं। सो आर एस है इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड भी है इस तरफ, तो इसका मतलब थीटा कितना है 0। सो कॉस थीटा वहां पर आएगा इसका मतलब। तो इसका मतलब ये इंटीग्रल आएगा, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा 1, कॉस थीटा हो जाएगा 1। सो ये जो है आर एस हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई 0, ये 0, ठीक है, ये सेकंड भी 0। चले थर्ड सॉल्व कर ले, थर्ड हो गया, फोर्थ सॉल्व कर लेते हैं। एस पी में, एस पी देखो परपेंडिकुलर है, सो इसका मतलब ये एस पी है और जो बी है वो अभी भी इस तरफ है। सो थीटा कितना है 90 डिग्री। ओके, सो ये चीज़ हमारा सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पर हमें पता है कि कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1, बी डॉट डी एल भी सॉल्व कर लेंगे। सो बी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डी एल आर एस के लिए मतलब लेंथ आने वाला है, ये हो गया म्यू नॉट एन एल आई, और हमें पता है कि आर एस लेंथ को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो आएगी उसकी लेंथ, ये हो गया म्यू नॉट एन एल आई। तो एल एल कैंसिल आउट हो जाएगा और बी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई म्यू नॉट एन आई। तो ये चीज़ थोड़ा सा हमें ध्यान देना है कि डेरिवेशन यार देखो फॉर्मूले सारे याद रहने चाहिए, डेरिवेशन थोड़ा सा अच्छे से फॉलो करना है, एक एक स्टेप अच्छे से आपको लिखना है। 2 मार्क्स के लिए स्ट्रेट आता है डेरिवेशन, कोई सा भी देख लो इस चैप्टर में से, और एक डेरिवेशन आता ही आता है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल भी रहना है और बाद में एक्सप्लेन भी ज़रूर करना है। वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो ये हो गया। बताओ यार सोलेनॉइड में किसी को डाउट? सोलेनॉइड का समझ में आया यार? एक बार रिवाइज भी ज़रूर करना पड़ेगा तो फिर और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। अभी टिल नाउ सोलेनॉइड में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो ओके, No. वेरी गुड यार, वेरी गुड। चले तो फिर लास्ट एलिमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक का। फिर सोलेनॉइड के बाद बचा टोरॉइड। ओके, सो टोरॉइड में अगर देखें तो टोरॉइड में अब 2-3 तरीके से पॉइंट होगा, ठीक है। देखें टोरॉइड को किस तरीके से नेम करेंगे। टोरॉइड में अब इनसाइड का मतलब होगा ये वाला पॉइंट। तो थोड़ा सा देखें, लेट्स से टोरॉइड कुछ आर रेडियस का टोरॉइड है। सो लेट्स से टोरॉइड का जो रेडियस है वो आर है, और इसमें जो पॉइंट का नेम देंगे हम वो कुछ इस टाइप में दे देंगे। इनसाइड मतलब कुछ ऐसा पॉइंट, लेट्स से ये P, इस Q को बोलेंगे इनसाइड द कॉइल, और एक पॉइंट होगा R। R तो ऑलरेडी रेडियस हो गया, स्मॉल r कर देते हैं रेडियस को, ये पॉइंट हो गया R। तो टोरॉइड में कुछ चीज़ों के लिए हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इनसाइड
inside the circle BP क्या होने जो वाला है, 0, ये हमें पता ही है, ठीक है। आउटसाइड द सर्किल ये भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लिख देना होता है BR, ये भी क्या आने वाला है, 0, ठीक है। तो हमें बेसिकली सॉल्व क्या करना होता है, इनसाइड द कॉइल सॉल्व करना है हमें, इनसाइड द कॉइल। सो इनसाइड द कॉइल, so inside the coil मतलब BQ that is not 0, ओके। सो हमें बेसिकली P और R पे इंटरेस्ट नहीं लेना है, हमें P और R को सॉल्व नहीं करना है, हमें सॉल्व करना है Q के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो यार अगर हमें Q पे फाइंड करना है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ठीक है। देखना, अगर मैं एक आपको ये सोलेनोइड बना रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड किस टाइप में होगी, इस टाइप में, समझ आया सबको। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलग होगी, मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इस तरह, डन, हाँ ये सर। सबको पता है। अच्छा, अभी प्रॉब्लम ये है कि यार आप लूप कैसे एज्यूम करेंगे क्यूब पे, कोई बताए क्यूब पे लूप कैसे एज्यूम करेंगे, अलोंग यूज करना है या फिर परपेंडिकुलर। तो अलोंग यूज करेंगे मतलब क्या बना लेंगे हम, एक सर्किल बना सकते हैं, क्लियर। सो हम बेसिकली क्या बना सकते हैं, लूप यहाँ पर एक सर्किल बना सकते हैं। सो एज्यूम्ड लूप क्या हो जाएगा, वो सर्कुलर नेचर का हम बना सकते हैं। ओके, अभी मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ करंट कैसे है, उसके अकॉर्डिंग जैसा होगा वैसा हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, क्लियर। अच्छा, तो अब इसे डिराइव करना है, ये तो मैंने डेटा लिख दिया कि ऐसा ऐसा होता है, हम डिराइव करके कैसे दिखाएंगे कि इन साइड पे 0 होता है, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे ये नहीं होता है, इसे हमें डिराइव करके दिखाना होगा ना। तो डिराइव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे बेस्ट होता है कि टोरॉइड को लैटरली कट कर दे। अगर हम टोरॉइड को लैटरली कट करें तो देखिए कैसे दिखेगा, ओके। अगर हम टोरॉइड को लैटरली कट कर देंगे तो देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, ओके। तो ये जो मैंने सर्किल बनाया है ये क्या है, ये एक कोर है, ये क्या है, कोर। कोर मतलब उसके अंदर अगर कोई मटेरियल फिल है या नहीं है, ये वो है। तो ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये है कोर। और होगा क्या, इस कोर के अराउंड में क्या है, वायर्स रैप है। सपोज ये कोर है और ऐसे वायर रैप है, ठीक है। आप अगर ऐसे बीच से कोर को कट कर दो तो आपको क्या दिखेगा कि एक जगह पर करंट अंदर जाएगी और एक जगह से करंट बाहर आएगी। मतलब लेट्स से अगर मैं इस फिगर में करंट दिखा दूं इस तरीके से, क्लियर। तो इसका मतलब ये है कि करंट एक पॉइंट से अंदर जाएगी, डन, ऐसे इस पॉइंट से जाएगी, इस पॉइंट से जाएगी और ये अंदर जाएगी और फिर यहाँ से बाहर आ जाएगी। तो अगर मैंने करंट इस तरीके से एज्यूम किया कि इस वाले पॉइंट पे अंदर जाएगी और यहाँ से फिर बाहर आएगी, नेक्स्ट लूप में जाएगी, तो अगर आपने ऐसा हॉरिजॉन्टली इसे कट किया तो आपको क्या फील आएगा कि यहाँ पर करंट अंदर जा रही है और फिर यहाँ से बाहर आ रही है। ये सबको समझ आया। एक लूप है, आपने उसको बीच में कट कर दिया, देखो
ये अप जा रहा है और ये डाउन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपने इसे कट किया और टॉप से देखने का ट्राई किया तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि करंट अंदर जा रही है और यहाँ पर आपको ऊपर आती हुई दिखेगी। ये क्लियर है, सबको समझ में आया? हाँ ओके, बोर्ड्स में है बेटा ये टॉरॉइड का, तो आप लोग को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करना है। ये तो मैंने सिर्फ सर आपको बताया है डेटा। हाँ सर फिर से बताएंगे। ओके, होता क्या है कि सपोज टॉरॉइड को अभी मैं 3D में तो नहीं बना सकता, बट मैं 2D में मुझे पता है कि एक सोलेनॉइड ही है, ठीक है। तो अगर मैं इसे लैटरली कट करूं, ऐसा हॉरिजॉन्टली कट कर दूं, और बिकॉज ये एक सर्किल, ये जो एरो है ये ऐसा ही है, टॉरॉइड मतलब ऐसा सोलेनॉइड को ही सर्किल बना दिया है। तो अगर मैं ऐसा कट करके देखूंगा टॉप व्यू, क्योंकि मैं 2D में बना रहा हूँ, सो मैं टॉप व्यू देखूंगा। टॉप व्यू देखूंगा तो आप सोचो एक लूप को अगर आप ऐसा हॉरिजॉन्टली कट कर दोगे तो आपको क्या फील आएगा कि लूप में लेट से करंट है, तो आपको फील आएगा कि नीचे तो आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मटेरियल है, यहाँ पर अंदर क्या फील है, कोर। कोई मटेरियल है, ठीक। तो आपको दिखेगा कि लेट्स से एक पाइप के ऊपर वायर रैप की है, आप ऐसा सोचो ये एक पाइप है और वायर रैप की है। अगर आप ऐसे बीच में से कट कर दोगे तो आपको दिखेगा पहले पाइप का मटेरियल, ठीक है। तो ये बेसिकली ये पाइप का मटेरियल है और आपको उसके चारों तरफ वायर दिखेगी कैसी, एक तरफ करंट अंदर जा रही होगी और एक तरफ से करंट बाहर आ रही होगी। सो बेसिकली एक पे करंट अप आ रही है और एक पे करंट डाउन आ रही है टॉप व्यू से अगर देखेंगे तो। ये समझ आया यार? अभी हम बेसिकली हाँ टॉरॉइड को कट करके हॉरिजॉन्टली टॉप व्यू देख रहे हैं, तो हमें ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे करंट अंदर जा रही है और वही चीज यहाँ पे करंट क्या आ रही है, बाहर आ रही है। तो ये फिगर यार आपको बनाना होता है एग्जाम में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, बट रेडी रहना है आपको प्रॉपरली। अभी ये मैंने बहुत विड्थ ज़्यादा बना दी है इसलिए बाहर बहुत कम करंट्स लूप दिख रहे हैं, बट सिमिलर ही रहते हैं। अच्छा ये हो गया, तो ये हो गया हमारा फिगर कि जब हमने कट करके उसे बना दिया। अब हमें पॉइंट सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व करता हूँ, लेट्स से पी पॉइंट के लिए, ये पॉइंट है पी, डन। अच्छा अगर वायर ऐसा परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, सर्कुलर होगी। तो एक वायर यहाँ पर वायर इन जा रही है, सो इन के वजह से अंदर फील्ड कैसे होगी, इनके वजह से अगर देखें इस टाइप का सर्किल, और यहाँ पर आउट है, आउट की वजह से ये सर्किल, तो ये सर्किल के वजह से यहाँ कैंसिल हो जाता है बट यहाँ पर एडिटिव होता है। ये मैं ऑलरेडी बहुत बार सॉल्व करके बता चुका हूँ। तो अगर मैं इसमें लूप देखूँ, लूप कैसा है, यहाँ पर अंदर जा रहा है, यहाँ पर बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। देखो लूप ऐसा है यार, लूप ऐसा है, यहाँ पे अंदर जा रहा है, यहाँ पे बाहर आ रहा है, तो ऐसे जाएगी ना मैग्नेटिक फील्ड। समझ आया हाँ सबको? ये हमारी है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें एक एक पॉइंट सॉल्व करना है, लेट्स से फॉर पॉइंट पी। पॉइंट पी पे देखें तो अगर ये हमारा सेंटर है, सेंटर है और ये अपना रेडियस है, मीन रेडियस। तो अगर हमें पी पॉइंट पे चाहिए, पी पॉइंट पे, तो पी पॉइंट पे जो लूप बनेगा वो लूप क्या होगा, इस टाइप का होगा लूप, क्लियर। सो ये हो गया एज्यूम्ड लूप। अब बताओ करंट इस लूप के अंदर कोई वायर है क्या, नहीं है। नहीं है। तो एट पॉइंट पी अगर हम देखें तो पैटर्न ठीक है, इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, सोचना ही नहीं बी के बारे में,
म्यू इंटू आई इनसाइड, और आई इनसाइड क्या है 0। लूप एट पी के लिए आई इनसाइड क्या है 0, तो बी चाहे कितना भी सॉल्व करो बी क्या आ जाने वाला है 0 आ जाने वाला है। देन ये हुआ फॉर पी। फॉर लेट्स से इस पॉइंट का नेम आर नहीं देते हैं यार, एस दे देते हैं। आर बहुत रेडियस जैसा ही बार बार लगता है, एस दे देते हैं। सो फॉर पॉइंट एस, एस पॉइंट पर, तो एस पॉइंट पर अगर हमें लूप चाहिए ओके, सो लेट्स से हमें एस पॉइंट पर लूप चाहिए, तो ये लूप अभी ये वाला नहीं रहेगा, पी पॉइंट से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें एस पॉइंट पे लूप बनाना है। लेट्स से एस एक आउटसाइड पॉइंट है एस, तो फॉर पॉइंट एस लूप कैसा होगा, लूप ये वाला होगा, क्लियर, ये हो गया लूप। तो थोड़ा सा भी एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, फॉर पॉइंट एस ऑल्दो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बोर्ड्स में इस चीज को कंसिडर किया जाता है दैट इंटीग्रल बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू आई इन लिखना है। आई इन में आप देखो इसमें दो टाइप के वायर्स आ रहे हैं, एक तो अंदर वाली वायर्स आ रही हैं और एक बाहर वाली वायर्स आ रही हैं। सो मतलब इंटीग्रल बी डॉट डी एल जो है उस पे म्यू इनसाइड में दो चीजें हैं, एक बार सेम अमाउंट ऑफ प्लस करंट है और एक बार सेम अमाउंट ऑफ माइनस करंट है। सबको समझ आया यार? बोर्ड्स में ये चीज बहुत केयरफुल ध्यान देते हैं कि जब हमने पी पॉइंट के लिए सॉल्व किया तो सीधे ही इनसाइड करंट क्या थी 0, इनसाइड कोई वायर ही नहीं थी, बट एस पॉइंट के अंदर वायर है, अंदर जाने वाली वायर भी है और बाहर आने वाली वायर भी है, मतलब प्लस करंट भी है और माइनस करंट भी है। समझ आया क्या? हाँ हाँ ओके, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। सो इसका मतलब इंटीग्रल बी डॉट डी एल अभी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, म्यू इनटू ये 0 ही आ जाने वाला है। सो मैग्नेटिक फील्ड भी एट द एंड क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बताओ अभी किसी को कोई डाउट इसमें? आउटसाइड पॉइंट पे प्लस करंट भी है माइनस करंट भी है, ठीक है। चले नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो इसमें हमें जो पॉइंट है इस बार इसको पी पॉइंट को इनसाइड नहीं रखना है, हमें किस पॉइंट पे फाइंड करना है, लेट्स से क्यू पॉइंट पे जो कि इसके अंदर है, कोर के अंदर है। सो इसका मतलब इस बार अगर देखें तो हमें एज्यूम करना है विद इन द कोर। सो लेट्स से विद इन द कोर ये कोई पॉइंट है क्यू, ये कोई पॉइंट है क्यू, तो हमारा लूप कैसा रहेगा विद इन दैट कोर ही रहेगा। सो इसका मतलब ये जो लूप होगा वो इस टाइप पे ही रहेगा, ये लूप है। तो लिख लेते हैं यार फॉर पॉइंट क्यू इनसाइड द कोर, ओके। सो इनसाइड द कोर की बात कर लेते हैं। अभी क्या हो जाएगा इनसाइड द कोर अगर हम देखेंगे, सो इंटीग्रल बी डॉट डी एल, हमने जो एज्यूम्ड लूप लिया है वो सर्कुलर है, बी के डायरेक्शन में ही लिया हुआ है, तो cos थीटा क्या हो जाएगा 0, बी इंटू इंटीग्रल डी एल इंटू कॉस 0 डिग्री, मतलब वो 1 हो जाएगा। सो बेसिकली बी इंटू क्लोज इंटीग्रल क्या आ जाएगा डी एल, ठीक। अच्छा अभी होगा म्यू इंटू आई नॉट, आई इनक्लोज्ड। अच्छा अभी पॉइंट ये है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज में
जितनी लूप्स हैं उतनी ही तो करंट अंदर है, उतने ही तो वायर्स अंदर हैं। सो मतलब क्या हो जाएगा, आई इंटू नंबर ऑफ लूप्स। डन। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू नंबर ऑफ लूप्स हमने बताया था, हम एज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ लूप्स, तो ये हो गया एन इंटू आई डी इंटू डी एल, और डी एल हमें क्या लिख सकते हैं 2 पाई आर। यहाँ पर कैपिटल आर है क्योंकि इनसाइड द कोर मतलब उसकी रेडियस इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन आई। डन। तो इसका मतलब बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बी का फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। याद है मैंने पहले भी बताया था कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सोलेनॉइड का ही फॉर्मूला है, सिर्फ फर्क ये है कि n डिवाइडेड बाई 2 पाई आर ही आपको स्मॉल n दे देता है, हाँ सर। नंबर ऑफ लूप्स। बट मैंने बताया था कि टॉरॉइड में स्मॉल n नहीं दिया होता है, कैपिटल N दिया होता है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यार अभी बताओ किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नहीं सर। ओके गुड। सो टॉरॉइड का भी हमने कंप्लीट कर लिया है। सो बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट हमारा कंप्लीट होता है। डन। क्वेश्चन नंबर आपको डीसी पांडे में से मैं प्रैक्टिस शीट पोस्ट कर दूंगा, प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करनी है, बट डीसी पांडे में से क्वेश्चन नंबर 57 टू 95, 57 टू 95 ये आप लोग स्टार्ट कर दें, ये आप लोग सॉल्व करें। जो भी डाउट हो व्हाट्सएप कर सकते हैं, और प्रैक्टिस शीट मैं ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, आप उसमें से भी क्वेश्चन सॉल्विंग स्टार्ट कर दें। ओके हाँ सर। अच्छा सर ओके और या सर टोरॉइड इस्तेमाल कहाँ होता है? ओके टॉरॉइड बेटा कॉमर्शियल मैग्नेट बनाने में इस्तेमाल होता है बहुत ही ज़्यादा। मूवीज़ में बाय द वे आपने देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज़ में बहुत बार ऐसा इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क कर रही होती है, वो सारे ही कॉमर्शियल स्ट्रक्चर ऐसे टॉरॉइड ही होते हैं, क्योंकि इन एंड आउट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, आउट भी नियरली ज़ीरो, एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होती, नियरली ज़ीरो, इन भी नियरली ज़ीरो, मेनली इफेक्ट सिर्फ इनसाइड द कॉइल रहता है। हाँ ओके ठीक है सर या वो टॉरॉइड का वो करंट इनसाइड आउटसाइड वो अभी क्लियर नहीं है, थोड़ा फिर से ओके ठीक है, एक सेकंड रुके यार, पहले ये बताएं ये सोलेनॉइड ओके? हाँ सर। ठीक, पहले ये समझे कि ये 2D फिगर है। डन। अब इसका अगर मैं टॉप व्यू बनाऊं आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एक सिलेंडर जिसके ऊपर वायर्स रैप हैं, सिर्फ यही दिखने वाला है टॉप से। क्लियर? क्या नीचे की वायर आपको दिखेगी क्या? नहीं, ये टॉप व्यू। तो सोचो अगर मैं इसे कट कर देता, अगर मैं इसे कट कर देता तो क्या ये वायर दिखती क्या? नहीं दिखती। ये वायर क्यों दिखेगी, ये मटेरियल दिखने लगेगा ना बीच का कोर, इसके अंदर जो कोर मटेरियल है अगर कट कर दोगे तो मटेरियल दिखेगा। ये रेड रेड कलर की वायर दिखेगी क्या? नहीं, बट आप देखोगे कि यहाँ एज में तो दिखेगी ना वायर। समझ आया क्या? ओके जोया, ओके ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो देख लेते हैं, मैंने बताया कि ये सोलेनॉइड का 2D फिगर है। अगर मैं एक सिलेंडर के अंदर वायर रैप है, बेसिकली ये समझो कि एक सिलेंड्रिकल कोर के अंदर ऐसे वायर रैप है, तो अगर मैं उसे टॉप से देखूंगा तो ये वायर्स दिखेंगी हमें, ये समझ रहे हो यार सब लोग, ये वायर्स हमें दिखेंगी। लेकिन अगर मैंने उसे मिड से ऐसे कट कर दिया, कट कर दिया तो क्या होगा, ये वायर्स नहीं दिखेंगी, बट वो जो एंड पे होगा उनकी वाइंडिंग्स तो दिखेगी ना। तो अगर आप फील करोगे कि लेट्स से इस वायर पे करंट जा रही है अपवर्ड, तो इसका मतलब होगा कि यहाँ से बाहर निकल रही है और इस पॉइंट पे अंदर जा रही है। तो यू विल फील कि इस पॉइंट पे करंट अंदर जा रही है और इस पॉइंट से बाहर आ रही है, इस पॉइंट पे फिर अंदर जा रही है और इस पॉइंट से फिर बाहर आ रही है।
ये एक सिंपल सा पैटर्न होगा। ठीक है, हाँ तो ये सर। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ ओके, हाँ चलिए कोई बात नहीं, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं बता रहा हूँ बुक में ये चैप्टर सेपरेट नहीं होता, ये एज अ टॉपिक होता है, तो हमने इसको एज अ चैप्टर कंसिडर कर लिया है, तो टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। मैंने क्वेश्चन बता दिए, डीसी पढ़ने में से भी और शीट भी पोस्ट कर देंगे, उसमें से भी सॉल्व कर लेंगे। ओके ओके देन, बाय बाय एवरीवन, बाय सर। Yes, sir. बाय 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 Hi, sir. बाय। Bye, sir.